नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है 27 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच हो चुका है। कुल मिलाकर अभी तक 30 शिफ्टें हो चुकी हैं। तो 30 शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न हम इस क्लास में लेकर आए हैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 दिसंबर को है, उन बच्चों को इस क्लास को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस क्लास से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीधे आ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न हर सिस्टम में रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस क्लास में हम आपको 100% एक्यूरेट क्वेश्चन कराएंगे, ऑथेंटिक क्वेश्चन कराएंगे, जो एग्ज़ाम में सीधे आपको मदद करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, और जो 27 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच पेपर हुआ है उन्हीं में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। 30 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं इस क्लास में। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखना। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको आरआरबी की पल पल की अपडेट मिलेगी। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में महिला वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड किस महिला खिलाड़ी ने दर्ज किया? ऑप्शन हैं स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी हैं एलिस पेरी, और ऑप्शन सी हैं हरमनप्रीत कौर, और ऑप्शन डी हैं सोफी डिवाइन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, स्मृति मंधाना। 2025 में स्मृति मंधाना ने बेहद तेजी से खेलते हुए सबसे तेज ओडीआई शतक लगाया, ठीक है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। स्मृति मंधाना बाएं हाथ की भारतीय ओपनर हैं। वे ओडीआई में कई शतक बना चुकी हैं, ओडीआई में वो कई शतक बना चुकी हैं। 2025 में उनका यह रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा। उन्हें आईसीसी ओमैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। उनकी स्ट्राइक रेट और टाइमिंग उन्हें वर्ल्ड क्लास बैटर बनाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने जो है वो स्थान प्राप्त किया है 109वां। कौन सा 109वां? एसजीडी इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर देश का मूल्यांकन करता है। 2025 में भारत की रैंक 109 रही, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे संकेतों पर आधारित होती है। इसके फैक्ट देख लेते हैं कि एसडीजी इंडेक्स हर वर्ष ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पर आधारित होता है। इसमें 17 गोल्स और 169 टारगेट शामिल होते हैं। भारत की 2025 की रैंक 109 रही। गरीबी, पोषण और जल स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता बताई गई। और स्कैंडिनेवियन देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क इस सूची में अक्सर शीर्ष पर रहते हैं। आप अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लैंड के किस पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज को 2025 में क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान के लिए नाइटहुड की मानद उपाधि प्रदान की गई? ऑप्शन हैं जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, और ऑप्शन सी हैं एंड्रॉयड फ्लिपटॉप, और ऑप्शन सी हैं क्रिस ट्रेमलेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। 2025 में उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड प्रदान किया। और एंडरसन टेस्ट में 700 प्लस विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने 2003 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। स्विंग गेंदबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे इंग्लैंड के सबसे सफल पेसर माने जाते हैं। 2025 में उन्हें आधिकारिक रूप से सर जेम्स एंडरसन की उपाधि मिली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की T64
श्रेणी की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रवीण कुमार जो हैं वो ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ट्रैक एंड फील्ड। प्रवीण कुमार ऊंची कूद हाई जंप में प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। और प्रवीण कुमार जो हैं वो विश्व स्तरीय हाई जंप खिलाड़ी हैं। कौन से खिलाड़ी हैं? विश्व स्तरीय हैं। और उन्होंने 2024 में भारत के लिए पैरालंपिक में स्वर्ण जीता। क्या जीता? स्वर्ण जीता। और प्रवीण कुमार ने इससे पहले 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में भी पदक जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ समन्वय बढ़ाने हेतु पैसिफिक समुद्री अभ्यास संचालित किया? जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिलीपींस? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। पैसिफिक का उद्देश्य दो नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और सामरिक कौशल को मजबूत करना होता है। 2025 में भारतीय नौसेना ने यह अभ्यास फिलीपींस की नौसेना के साथ किया है, ठीक है। और पैसेज का पूरा नाम जो होता है पैसेज एक्सरसाइज होता है। यह बिना पूर्व योजना के समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह अभ्यास जो है साउथ चाइना सी क्षेत्र में आयोजित हुआ था। भारत द्वारा एशियन देशों के लिए शुरू की गई 21st सेंचुरी मैरीटाइम पार्टनरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना, समुद्री सुरक्षा एवं सामरिक सहयोग मजबूत करना, आंतरिक अनुसंधान को बढ़ावा देना या कृषि तकनीक साझा करना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत और एशियन देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना है। अगला को इसके फैक्ट जो हैं, यह योजना 2025 में प्रस्तावित हो गई थी। इसका फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा है और इसमें संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शामिल हैं। भारत ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा देना चाहता है। एशियन के साथ व्यापार भी इस पहल से सुरक्षित होता है। भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में नेशनल क्वांटम सेफ्टी ग्रिड स्थापित करने की घोषणा की? ऊर्जा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, कृषि सुधार या आंतरिक परिवहन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साइबर सुरक्षा। यह ग्रिड क्वांटम तकनीक आधारित सुरक्षित डिजिटल संचार और हैकिंग रोधी सिस्टम विकसित करने के लिए बनाई जाएगी। इसके फैक्ट जो हैं, यह रक्षा एवं वित्तीय क्षेत्रों में लागू होगा। इसमें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का उपयोग होगा। भारत इसे 2027 तक राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेगा। इसरो और DRDO भी परियोजनाओं के भागीदार हैं। यह साइबर खतरों के खिलाफ भारत की सबसे उन्नत परियोजनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में भारत ने किस उद्देश्य से नेशनल बायोडेटा इंटीग्रेशन नेटवर्क शुरू किया? पशुधन निर्यात बढ़ाने के लिए, देश भर की बायोलॉजिकल जानकारी को एकत्रित करने के लिए और नई फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जल संसाधन प्रबंध सुधारने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देश की बायोलॉजिकल जानकारी को एकत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह नेटवर्क विभिन्न बायोलॉजी संबंधित डेटा जैसे जीनोमिक, मेडिकल रिसर्च और बायोसिक्योरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए बनाया गया। इसके फैक्ट हैं, इसमें वैज्ञानिक विश्लेषण तेज होगा। क्या होगा? इससे वैज्ञानिक विश्लेषण तेज होगा, महामारी नियंत्रण प्रणाली मजबूत होगी, मेडिकल रिसर्च के लिए नए अवसर मिलेंगे, बड़ी संस्थाओं को डेटा एक्सेस मिलेगा और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल इसमें मजबूत रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत द्वारा 2025 में प्रारंभ सोलर राइज मोबिलिटी अपग्रेड ड्राइव SMUD किस क्षेत्र में लागू किया गया? ग्रामीण शिक्षा, परिवहन और वाहन ऊर्जा प्रणाली, जल संरक्षण या खाद्य प्रसंस्करण? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, परिवहन और वाहन ऊर्जा प्रणाली। इसका सही जवाब है। SMUD योजना का उद्देश्य वाहनों को सौर आधारित ऊर्जा प्रणाली से जोड़कर
ईंधन की खपत कम करना है। इसके फैक्ट हैं, बड़े शहरों में पहले लागू किया गया और इलेक्ट्रिक बसों में सोलर रूफ लगाए गए। यह प्रदूषण कम करने में सहायक है। 2030 तक सोलर आधारित सार्वजनिक परिवहन का लक्ष्य है। इसे MNRE विभाग संचालित कर रहा है। इसे कौन संचालित कर रहा है? MNRE विभाग। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र के साथ इंडो एरेटिक कोलैबोरेटिव रिसर्च पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? नॉर्वे, कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूस के साथ। भारत और रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु अनुसंधान, समुद्री परिवर्तन और बर्फ पिघलने के अध्ययन के लिए यह समझौता किया। दोनों देश संयुक्त आर्कटिक लैब बनाएंगे। समुद्री मार्गों पर भी शोध होगा और ग्लेशियर पिघलने की दर का डाटा साझा होगा। और भारत ने पहले ही आर्कटिक स्टेशन स्थापित किए हैं। भारत ने पहले ही आर्कटिक स्टेशन स्थापित किए हैं। यह इंडो रशियन विज्ञान सहयोग और मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने 2025 में नेशनल रेशियन फार्मिंग नेविगेशन ग्रिड किस उद्देश्य से लागू किया? ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधारने के लिए, किसानों को सटीक खेती हेतु नेविगेशन सहायता देने के लिए, जल उपयोग कम करने के लिए या पशुपालन बढ़ाने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किसानों को सटीक खेती हेतु नेविगेशन सहायता देने के लिए। यह प्रणाली GPS और उपग्रह डेटा की मदद से किसानों को खेतों में अत्यंत सटीक दिशा निर्देशन पहचान करती है, जिससे बीज बुआई, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन अधिक परिशुद्ध हो सकें। इसके फैक्ट हैं, इसमें इसरो की NAVLC तकनीक का उपयोग होती है। इसमें खेती में 15 से 20% लागत कम हो सकती है। मशीनरी की स्वचालित गाइडेंस संभव है। फसल उत्पादन की भविष्यवाणी अधिक सटीक होती है। इसका पहला चरण 9 राज्यों में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक रिसर्च मिशन किस क्षेत्र में शुरू किया? ऑप्शन है अंतरिक्ष पर्यटन, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जलवायु अध्ययन, खनन अनुसंधान, ग्रामीण वित्तीय योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जलवायु का अध्ययन। इस मिशन का उद्देश्य हिमालय और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जलवायु, वायुदाब, बादल संरचना और प्रदूषण स्तरों पर अध्ययन करना है। मिशन में विशेष ऊंच और ऊंचाई ड्रोन प्रयोग किए जाते हैं। यह मौसम पूर्वानुमान को सटीक बनाएगा, मौसम पैटर्न पर शोध होगा और इसका डेटा आपदा प्रबंधन में उपयोगी होगा। मिशन IMD और इसरो द्वारा संचालित है। भारत ने 2025 में इंटीग्रेटेड रूरल वाटर मॉनिटरिंग लिंकेज किस लिए शुरू किया? तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर ए है, जल स्रोतों को डिजिटली निगरानी करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यह लिंकिंग सिस्टम ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के स्रोतों, कुओं, नलकूपों, जलाशयों की स्थिति को डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करना है। इसके फैक्ट हैं, इसमें लूट आधारित सेंसर लगाए गए हैं। जल स्तर पर रियल टाइम डेटा मिलता है और जल संकट वाले क्षेत्र की पहचान आसानी से होती है। इससे ग्रामीण जल प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा। पहली बार इसे 6 राज्यों में लागू किया गया। भारत ने 2025 में किस देश के साथ इंडो यूरोपियन साइबर सहिल्ड एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस ने साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और डिजिटल खतरों का सामना करने के लिए यह समझौता किया है। दोनों देशों की CERT एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, CERT एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इसमें AI आधारित साइबर डिफेंस टूल भी शामिल होंगे। साइबर हमलों के डेटा का साझा आदान प्रदान होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती बनाया जाएगा। यह इंडो फ्रेंच रणनीतिक साझेदारी का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा 2025 में शुरू हुए नेशनल स्मार्ट डिसेस्ट फोरकास्ट ग्रिड का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोगों के फैलाव का AI आधारित पूर्वानुमान।
इस ग्रिड का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से बीमारियों के संभावित फैलाव, संक्रमण के बढ़ने रुझान और जोखिम वाले क्षेत्रों का अनुमान लगाना है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी नेटवर्क से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेटवर्क निगरानी से जुड़ा है। और यह अस्पतालों और लैब से स्वतः एकत्रित होता है। महामारी नियंत्रण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 200 प्लस शहरों में इसमें जोड़ा जाएगा। भारत की यह पहली AI ड्राइवन डिसीज मैपिंग ग्रिड है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस परियोजना के तहत हाई टेक बॉर्डर सर्विलांस बेल्ट विकसित करने की घोषणा की? सुरक्षा सुदृढ़ीकरण मिशन, एकीकृत सीमा प्रबंधन योजना, बुद्धिमान गश्ती कार्यक्रम या राष्ट्रीय संचार नेटवर्क योजना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत आधुनिक सेंसर, ड्रोन और नाइट ट्रैकिंग सिस्टम लगाकर सीमाओं की निगरानी को उन्नति बनाएगा। यह प्रणाली भारत की संवेदनशील सीमाओं पर लागू होगी। इसमें AI आधारित सेंसर लगाए जाएंगे। घुसपैठ की पहचान तेजी से होगी। सीमा सुरक्षा बलों की रियल टाइम डेटा मिलेगा। यह योजना 2025 से 28 तक चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में शुरू नेशनल इको टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन मॉडल का फोकस किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है मत्स्य पालन, तकनीकी सुधार, नदी सफाई, समुद्री पर्यटन या जल संरचना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन में तकनीकी सुधार। इस मॉडल का उद्देश्य उन्नत तकनीक जैसे बायो फिल्ट्रेशन, सेंसर बेस्ड वाटर कंट्रोल और स्मार्ट फिश मॉनिटरिंग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना। इसके फैक्ट या तकनीक उत्पादन 25% तक बढ़ा सकती है। निजी मत्स्य फार्मा भी शामिल किया गया है। किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्मार्ट तालाब प्रणाली लागू की गई इसमें। और यह मॉडल 14 तटीय राज्यों में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन कि भारत ने 2025 में किस उद्देश्य से अर्बन हीट रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लागू किया? अर्बन हीट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लागू किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शहरों में बढ़ती गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए इस योजना के तहत शहरों में ऐसी सामग्री और डिजाइन का उपयोग किया जाएगा जो तापमान सहने वाले और हीट वेव के प्रभाव को कम करे। इसमें कूल रफ टेक्नोलॉजी शामिल है। बड़े शहरों में ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। हीट रेजिस्टेंट टाइल्स का उपयोग किया जाएगा। शहरी तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम करने का लक्ष्य है। योजना 2040 तक दीर्घकालिक हो जाएगी। भारत ने 2025 में किस देश के साथ इंडो अफ्रीकन स्पेस एक्सप्लोरेशन फेलोशिप की शुरुआत की? नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के साथ। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट अध्ययन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए फेलोशिप शुरू की है। यह फेलोशिप हर साल 200 शोधकर्ताओं को दी जाएगी। इसमें इसरो, साउथ अफ्रीकन स्पेस एजेंसी शामिल है। इसका फोकस अंतरिक्ष विज्ञान और प्रशिक्षण है। उपग्रह निर्माण में संयुक्त परियोजनाएं होंगी। भारत के अफ्रीकी देशों से विज्ञान संबंधित मजबूत होंगे। भारत द्वारा 2025 में शुरू की गई एडवांस नेशनल सॉइल मैपिंग ड्राइव का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो है मिट्टी की पोषक स्थिति का सटीक डिजिटल मानचित्र तैयार करना। इस अभियान के तहत उन्नत सेंसर, उपग्रह तकनीक और AI का उपयोग करके देशव्यापी मिट्टी का डिजिटल पोषक मानचित्र तैयार किया जाएगा। अगला को इसके फैक्ट देख लेते हैं कि इससे किसानों को सही फसल चुनने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को सही फसल चुनने की मदद मिलेगी। उर्वरक उपयोग 30% तक कम किया जा सकेगा। ड्रोन आधारित मिट्टी सर्वे शामिल है। प्रत्येक जिले को सॉइल हेल्थ इंडेक्स बनाया जाएगा। यह भारत की सबसे बड़ी कृषि डेटा परियोजनाओं में से एक है। भारत द्वारा 2025 में शुरू नेशनल ड्रोन मिनरल सर्वे प्रोग्राम का मुख्य
उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो खनिज संसाधन इसका सही जवाब है खनिज संसाधनों की सटीक खोज। इस प्रोग्राम के तहत ड्रोन और सेंसर तकनीक से जमीन के नीचे खनिजों की सटीक मैपिंग और सर्वेक्षण किया जाएगा। इससे खनन अधिक सुरक्षित और तेज होगा। तकनीकी से संसाधन खोज में लागत कम होती है और परियोजना का जीएसआई द्वारा संचालित किया जाता है। 2025 से 30 तक राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की योजना है। ये लागू होगा। भारत के किस राज्य ने 2025 में इको डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण हितैषी तकनीक के साथ रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इको डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की। इस परियोजना के अंतर्गत हरित तकनीक का उपयोग होता है। इसका लक्ष्य ऊर्जा उत्पादों का निर्यात बढ़ाना है। कानपुर और अलीगढ़ मुख्य केंद्र होंगे। रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक बायोशील्ड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने जैव आपात स्थितीय वैक्सीन विकास और बायोलॉजिकल खतरों को सुरक्षा के लिए यह समझौता किया। यह समझौता महामारी नियंत्रण को मजबूत करेगा। इसमें संयुक्त रिसर्च प्रोग्राम शामिल हैं। इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है और दोनों देशों ने वैक्सीन का साझा करने पर तैयार है। दोनों देशों ने वैक्सीन साझा ढांचा में यह समझौता महामारी नियंत्रण को मजबूत करेगा। इसमें संयुक्त रिसर्च प्रोग्राम शामिल हैं। इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना है। दोनों देशों ने वैक्सीन साझा ढांचा भी तैयार किया। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस अंतरिक्ष परियोजना के लिए हाइब्रिड लूनर टर्राइन मैपर विकसित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्र सतह की उन्नत मैपिंग। हाइब्रिड लूनर जो है चंद्र सतह की विस्तृत भूमि आकृति, क्रेटर गहराई और मिट्टी की संरचना उच्च रिजोल्यूशन विश्लेषण करने के लिए बनाया गया। यह इसरो के चंद्र मिशन के लिए उपयोगी होगा। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा लगा है। यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का डेटा जुटाएगा। यह 3D सतह मॉडल तैयार कर सकता है और इसका परीक्षण 2025 में सफल रहा। 2025 में भारत ने नेशनल एग्रो वेदर सेंटिनल सिस्टम किस उद्देश्य से शुरू किया? तो इसका सही जवाब है किसानों को अत्यधिक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना। यह प्रणाली किसानों को अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मौसम चेतावनियां देती है ताकि वो बुवाई, सिंचाई, कीटनाशक छिड़काव का सही समय चुन सके। यह प्रणाली में 12,000 से अधिक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है। यह क्षेत्र विशिष्ट मौसम अपडेट भेजती है। किसी उपज हानि में कमी आएगी इससे, और इसे IMD और कृषि मंत्रालय ने संयुक्त रूप से चलाया है। इसमें AI प्रेडिक्शन मॉडल शामिल है। अगला क्वेश्चन है भारत ने 2025 में किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक मैरीन इमरजेंसी भारत ने 2025 में किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इमरजेंसी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ऑस्ट्रेलिया पैक्ट का उद्देश्य समुद्री आपदाओं, दुर्घटनाओं और खोज बचाव अभियानों में संयुक्त प्रक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। दोनों देशों की नौसेनाओं ने साझा अभ्यास करेंगी। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसमें समुद्री संचार नेटवर्क की एकीकृत होंगे। पैक्ट में आपदा प्रबंधन उपकरण साझा करना शामिल है। यह दोनों देशों के डिफेंस सहयोग का नया विस्तार है। अगला क्वेश्चन है भारत ने 2025 में किस मेट्रो परियोजना के लिए इंटेलिजेंट टनल मॉनिटरिंग एरे लागू किया? तो इसका सही जवाब मुंबई कोस्टल अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन। यह सिस्टम समुद्र के नीचे बनने वाले मेट्रो टनल की रियल टाइम सुरक्षा, दबाव परिवर्तन और संचारात्मक स्थिरता की निगरानी करता है।
इसमें 3D टनल स्कैनर लगाया गया है। समुद्री जल दबाव को लगातार मापा जाता है। 250 प्लस सेंसर पूरे टनल में लगाए गए हैं। परियोजना एशिया की सबसे कठिन अंडर वाटर निर्माण तकनीक में से एक है। ये तकनीक पहली बार भारत में उपयोग हुई। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में नेशनल डिजिटल इको वॉच लेदर किस उद्देश्य से शुरू किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय डेटा का सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना। यह पर्यावरण से संबंधित सभी प्रकार के डेटा जैसे वायु गुणवत्ता, जैव विविधता, जल प्रदूषण और वन क्षेत्र को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और एकीकृत करता है। यह ब्लॉकचेन आधारित है। डेटा में छेड़छाड़ की संभावना शून्य होती है। राज्य सरकार के पर्यावरण पोर्टल इससे जुड़े हैं और इसका उपयोग नीति निर्माण में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में लॉन्च की गई ग्रीन स्पेस कनेक्टिविटी मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सम्मेलन आयोजन करना, उपग्रहों से वनों की निगरानी को सक्षम बनाना, कृषि भूमि बढ़ाना या समुद्री खनन को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उपग्रहों से वनों की निगरानी को सक्षम बनाना। इस मिशन का उद्देश्य उपग्रहों की मदद से जंगल, वन्यजीव, गलियारों, पर्यावरणीय परिवर्तन को रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। मिशन इसरो द्वारा संचालित है या एआई आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग करता है। अवैध कटाई की पहचान तेजी से होगी, वन संरक्षण को मजबूती मिलेगी और भारत का पहला पर्यावरण विशिष्ट उपग्रह नेटवर्क है। भारत द्वारा 2025 में शुरू की गई एग्रो रोबोटिक्स एडवांस इनिशिएटिव किस क्षेत्र पर केंद्रित है? रक्षा अनुसंधान, कृषि स्वचालन, शहरी विकास या समुद्री विज्ञान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृषि स्वचालन। इस पहल का उद्देश्य खेती में रोबोटिक्स, ड्रोन और स्वचालित मशीनरी का उपयोग बढ़ाना है और यह इनिशिएटिव कृषि उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। बीज बोने, सिंचाई के लिए रोबोटिक सिस्टम विकसित किए जाएंगे, किसानों का श्रम कम किया जाएगा, ड्रोन आधारित कीटनाशक छिड़काव शामिल है। सरकार इसका परीक्षण 10 राज्यों में कर रही है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में कर रही है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको आरआरबी की पल पल की अपडेट मिलेगी। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।